ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में एनडीए सरकार के 9 वर्ष श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। देश की विविधता को एकता के सूत्र में बांधने वाली एक अनूठी पहल या कहें कि अनूठा आह्वान 2015 में शुरू हुआ था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को हमने देखा कि बीते वर्षों में जिस तरह से इसके तहत कई कार्यक्रम गतिविधियां देश भर में चलाए गए, उससे आपस में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की जो संस्कृति है, कला, परंपरा, प्रथाएं और जो खान पान से लेकर जो गतिविधियां हैं, उसका आपसी एक तरह से आदान प्रदान हुआ है। और आज हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि बीते 9 वर्षों में जो एनडीए सरकार का कार्यकाल रहा है, उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये पहल किस तरह से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित हुआ है अब तक, जिससे कि भारत में जो एकजुटता का भाव है वो धीरे धीरे पैदा हो रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में है राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार रवि पाराशर। रवि जी, स्वागत है। धन्यवाद। रवि जी, इस पहल के अगर उद्देश्य, इस पहल के मकसद को आपसे जानना चाहें, क्या मूल मकसद है इस पहल का जिससे कि देश में आपसी जुड़ाव, आपसी समझ एक दूसरे के प्रति पैदा हो रही है? कमल जी, जैसा आपने बताया, 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। आपने ये भी उल्लेख कर ही दिया है कि भारत बहुत सी विविधताओं का देश है और यहाँ पर बोली, भाषा, खान पान, संस्कृति और इतनी सारी चीजें हैं। भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ पे सारे भौगोलिक मौसम होते हैं और हम जानते हैं कि मौसमों की वजह से बहुत सारी सांस्कृतिक परंपराएं पड़ती हैं। इस सिलसिले में महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मस्तिष्क में ये विचार क्यों आया, क्योंकि हम आजाद हुए तो हमें 75 साल हो गए और हमारा लोकतांत्रिक जो ढांचा है, राष्ट्र राज्य का संघीय ढांचा है, विविधता वाले देश हैं हम। इसके बावजूद करीब 70 साल बाद ये विचार किसी प्रधानमंत्री के मन में आया, तो इसका कारण शायद यही रहा कि विविधताओं के बावजूद, एक राष्ट्र होने के बावजूद एकता के सूत्र में जो विभिन्न संस्कृतियां हैं भारत में, वो नहीं बंधी हुई थी। और पिछले 8 वर्षों में जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम लोग जो संस्कृतियां हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, हम लोग करीब आए हैं। और इसका उद्देश्य, जैसा आपने कहा, लोकतांत्रिक देश में सब एक रहें, सब एक चिंता की बात करें, सब समानता की बात करें। इसके लिए जरूरी है कि हम अलग अलग प्रदेशों के बीच जो तालमेल है, समन्वय है, सांस्कृतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, शैक्षिक आधार पर, वो हमारा तालमेल बढ़ता रहे। और उस तालमेल बढ़ाने में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम मुझे लगता है कि एक सकारात्मक पहल है जिसके बहुत अच्छे नतीजे निकल रहे हैं। बिल्कुल। और जो आपसी आदान प्रदान है, उसके हमने कई उदाहरण भी बीते दिनों में देखे। जैसे अगर हम जिक्र करना चाहें कुछ उदाहरणों का, तो बीते दिनों में सरकार ने तमिलनाडु और वाराणसी के बीच सांस्कृतिक और जो सभ्यता के आपसी समन्वय को मजबूत करने और उसको पुनर्जीवित करने के लिए काशी तमिल संगमम की 1 महीने तक एक कार्यक्रम चलाया था, जिसमें हमने देखा कि तमिलनाडु से बड़ी मात्रा में कई समूह काशी पहुंचे, वाराणसी पहुंचे। उन्होंने उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया, यहाँ की संस्कृति और जो कला है उससे अवगत हुए। इसी तरह से हमने तमिल सौराष्ट्र संगमम का एक उदाहरण भी देखा। और हमने सबसे बड़ी खास बात ये देखी कि जो प्राचीन काल में, पुराने समय में जिनका ऐतिहासिक महत्व है आपसी जुड़ाव का, उन क्षेत्रों के बीच दोबारा से एक जुड़ाव पैदा करने की इन कार्यक्रमों के माध्यम से कोशिश की जा रही है। तो इस मायने में ये कार्यक्रम कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है उसको और सुदृढ़ कर रहे हैं? कमल जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक महामंत्र है, बहुत सरलीकृत महामंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जो महामंत्र है, इसके अंतर्गत अगर हम देखें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की पूरी आत्मा इस महामंत्र के अंतर्गत आती है। जैसा आपने उल्लेख किया, काशी तमिल संगमम, तमिल सौराष्ट्र संगमम, पत्रकार होने के नाते मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आमतौर पर इस तरह के जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, उनका जो लोक प्रचलित मीडिया है उसमें उल्लेख बहुत कम हुआ करता है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि काशी तमिल संगमम या फिर तमिल सौराष्ट्र संगमम को मीडिया में भी काफी उल्लेखनीय स्थान मिला। तो ये एक, मुझे लगता है कि बड़ी एक अच्छी बात है। और
इस तरह के कार्यक्रम जब ज्यादा से ज्यादा होने लगेंगे, मुझे लगता है स्कूल लेवल से ऐसी पहल होनी चाहिए। मेरा सुझाव ये है कि बाकायदा स्कूल लेवल से, प्राथमिक स्तर से एक पाठ्यक्रम में इस कार्यक्रम को बिंदुवार जगह दी जाए तो इसका बहुत सकारात्मक अंतर पड़ेगा, क्योंकि बालक जो होता है उसमें जिज्ञासा बहुत होती है सीखने की, युवा जो होता है उसमें जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है सीखने की। एक दूसरे की संस्कृति को जब हम देखेंगे, और अब पैन इंडिया विश्व भर में भारत का जिस तरह से वर्चस्व, जिस तरह से दबदबा बढ़ रहा है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम पूरी भारतीय संस्कृति को समग्र समेकित रूप में अपने अंतर मन में बिठाएं, ताकि हम एक ग्लोबल, एक वैश्विक दृष्टिकोण से बहुत असरदार और प्रभावी सोच वाले भारतीय बन पाए। बिल्कुल, आपने विद्यार्थियों की बात की, तो निश्चित रूप से अगर इस तरह की पहल होती है तो एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की संस्कृति को समझने का अवसर मिलता है। और ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स को हमने देखा भी कि चाहे वो विश्वविद्यालय के स्तर पर कार्यक्रम हो या विद्यालयों के स्तर पर कार्यक्रम हो, ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत, जिसमें कि विद्यार्थी एक राज्य से दूसरे राज्य तक इन एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से जाते हैं। जैसे हाल ही में हम जिक्र करना चाहें, आईआईटी मद्रास और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला है, उसके बीच मार्च महीने में एक युवा संगम कार्यक्रम हुआ था, जिसमें तमिलनाडु से 50 विद्यार्थियों का एक पूरा समूह त्रिपुरा गया था। इसी तरह से हमने पिछले वर्ष हिमाचल कोची कार्यक्रम, इस तरह के तमाम कार्यक्रमों को देखा है, जिसमें कॉलेजेस के विद्यार्थी, स्कूलों के विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और न सिर्फ भाषा, संस्कृति और कला को सीखते हैं, बल्कि जो शोध हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, तकनीकी विकास हो रहा है, तकनीकी शोध हैं, उनका भी आपसी आदान प्रदान होता है, भाषा का आदान प्रदान होता है, पर्यटन का मौका मिलता है, एक दूसरे के क्षेत्र को जानने का मौका मिलता है। तो थोड़ा सा और प्रकाश आप डालें, मैं चाहूंगा इस पर, कि अगर इस तरह से स्कूल अपने स्तर पर पहल करें, विश्वविद्यालय अपने स्तर पर पहल करें, ये तो सरकार की पहल है, लेकिन अपने स्तर पर अगर पहल की जाती है, उससे कितना बड़ा बदलाव आप आगे आने वाले समय में देखेंगे? बात सही है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो, अगर जन भागीदारी, समाज की भागीदारी नहीं होगी तो वो कार्यक्रम अंततः सफल होने में कामयाब नहीं होगा। इसलिए सरकार की, अब जैसे स्वच्छता मिशन की बात करें, तो अब सामाजिक स्तर पर जो जागरूकता आई है, उसने एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे सामने दिखाया है। इस कार्यक्रम में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को भी अगर सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, सरकार के अलावा और बहुत सारे संगठन होते हैं, उन स्तरों पर अगर इसे बढ़ावा दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत आसानी होगी। और आप देखिए, बहुत सारे भोजन, तो बहुत सारे राज्यों के भोजन दूसरे राज्यों में लोकप्रिय बिना किसी प्रयास के हो रहे हैं। अगर हम सायास कोई प्रयास करें, जैसे दक्षिण भारतीय भोजन उत्तर भारत में बहुत पसंद किया जाता है, इसी तरह से और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं, लेकिन ये तो अनायास एक पर्यटन के दृष्टिकोण से सामने आई हैं चीजें। अगर हम सायास योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक स्तर पर, सांगठनिक स्तर पर इस तरह के प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि हम भारत को ज्यादा करीब से, भारत की आत्मा को महसूस कर पाएंगे और विविधता में एकता का जो सूत्र है वो हमारा और शक्तिशाली होगा, ये तय है। हम संस्कृति, परंपरा, कला की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा आधार है वो भाषा होती है। हम अगर अपने देश की आधिकारिक जो संवैधानिक भाषाएं हैं उनको छोड़ भी दें तो तमाम बोलियां और भाषाएं हमारे देश में हैं, और यही विविधता हमें खास बनाती है कि इन विविधताओं के बाद भी हम एकजुट हैं और एक दूसरे की संस्कृति को, भाषा को समझते हैं। इसी तरह के प्रयासों को और मजबूत करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत। जैसे हम एक उदाहरण का जिक्र करना चाहेंगे, जिस पर आपकी भी मैं टिप्पणी चाहूंगा रवि जी, कि शिक्षा मंत्रालय ने माईगॉव के सहयोग से जो भारतीय भाषा हैं उनके शिक्षण के लिए, उनको सीखने सिखाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था आजादी के अमृत महोत्सव के तहत, जिसका नाम था भाषा संगमम। यानी इस ऐप का उद्देश्य था कि जो उपयोगकर्ता हैं उनको भारतीय भाषाओं की एक विस्तृत श्रृंखला से परिचित करवाया जाए, और इसका उद्देश्य देश भर के लोगों में भारत के जो अलग अलग राज्य हैं उनकी अलग अलग भाषाएं हैं उनको सीखने और उनकी संस्कृति को आत्मसात करने और उन्हें समझने का एक मौका देता है ये ऐप, जिसमें कि बड़े सरल तरीके से वाक्यों को सीखने के लिए दिनचर्या में जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनको सीखने की एक पूरा एक मेथड बनाया गया है। तो इस तरह की जो पहल है वो कैसे जनमानस में आपसी भाषा और संस्कृति को सीखने सिखाने का एक प्रोत्साहन देती है। भारत युवाओं का देश है। युवाओं की आबादी करीब करीब 70-72% भारत में है और ये डिजिटल दौर है।
ऐसे में नई तकनीक के साथ तालमेल बिठाते हुए भारत सरकार ने ये जो भाषा संगम ऐप विकसित किया है, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक इसके परिणाम एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को उद्वेलित करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, खासतौर पर युवाओं को और बच्चों को ये बहुत कारगर एक सार्थक पहल की गई है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के जो प्रयास हैं उनका जनमानस तक उनकी एक सार्थक पहुंच बने, इसका भी प्रयास हमें विज्ञापन प्रचार प्रसार के जरिए करना चाहिए। और आज का युवा बहुत जिज्ञासु है। जो हमारी पीढ़ी थी उससे अगली पीढ़ी बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, और जो उससे अगली पीढ़ियां हैं वो भी और ज्यादा जिज्ञासु हैं। तकनीक का दौर है, डिजिटल दौर है। ऐसे में इस तरह के ऐप, भारत सरकार की इस तरह के विचार को समन्वित करने वाले जो टूल्स हैं, उनको और विकसित किया जाए। साथ ही साथ उनका स्कूलों, कॉलेजों, एनजीओ और इन सब के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब लक्ष्य बहुत आसानी से हम हासिल कर पाएंगे। और भाषा के अलावा हम अगर जिस एकजुटता की भावना का जिक्र कर रहे हैं, जिस विविधता का जिक्र कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा एक माध्यम होता है प्रतीकों की स्थापना। यानी जिस तरह से अगर हम जो बीते 28 मई को प्रधानमंत्री ने जैसे नए संसद भवन का उद्घाटन किया, तो उससे ही इसका उदाहरण ले, तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये भवन समय की मांग है और इसके कण कण से एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर एक प्रतीक का जिक्र करना चाहें तो लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के निकट राजदंड सेंगोल को स्थापित किया गया है, जो तमिलनाडु से संबंधित है, दक्षिण भारत की संस्कृति से संबंधित है, लेकिन उसका पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ा महत्व है। ऐसे प्रतीक जब स्थापित किए जाते हैं, उनसे कैसे हम विविधता में एकता के संदेश को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं, और ज्यादा हम ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि भारत में भले ही विविधताएं बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। कमल जी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि नया संसद भवन 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, संसद लोकतंत्र का मंदिर है और संसद में सभी प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि सत्रों के दौरान जुटते हैं। अगर हम ये कहें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विचार है, पूरा देश, भारत देश उसका शरीर है, तो उसका संचालन जो है संसद मस्तिष्क के तौर पर करता है और वहां सारे प्रदेशों के चुने हुए प्रतिनिधि जुटते हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वाधिक जीवंत प्रतीक मुझे लगता है कि संसद है। आपने एक प्रतीक की बात की, सेंगोल प्राचीन भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक विरासत है वो उसका प्रतीक है, और ऐसे प्रतीक हमें जड़ों से जोड़ते हैं। तो मुझे ये नए प्रतीक नहीं लगते हैं। कमल जी, हम विस्मरण के दौर से गुजर रहे हैं। हम क्या थे ये भूलते जा रहे हैं। लोगों को ये बताने की आवश्यकता है कि हम क्या थे। भारतीयता की गरिमा का बोध भारतीय नागरिकों को और खासतौर पे युवाओं को, बच्चों को कराने की बहुत आवश्यकता है। ये प्रतीक मैंने जैसे कहा नए नहीं हैं, प्राचीन सभ्यता के प्रतीक हैं, उस समय के प्रतीक हैं जब भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसे प्रतीकों को पुनर्जीवित करने की, पुनर्स्थापित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इससे किसी को विवाद में नहीं लाना चाहिए। रवि जी, बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल हुए और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।